हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। कल एक बच्ची ने एक वीडियो भेजा, कुछ बोलते हैं ना मीम्स बनाना, कुछ ऐसा बना करके उसने भेजा कि एक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग था, वो कौन सा, वो मनाली का ट्रांस जो ठीक ना फलाना वो भी था, और उसके अंदर मेरे वाले वीडियो को रैपिड फायर के अंदर चला दिया। तो एक्शन ऐसे लग रहे थे जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, तो बोले सर आप इस पर डांस कर रहे हो। क्रिएटिविटी मेरे को बहुत पसंद आई। इतनी क्रिएटिविटी आप बस अपनी कॉपी में दर्शाएं एग्जाम के अंदर, इतना अच्छे से काम करके आए कि अगला भी इम्प्रेस हो जाए, बस इतना चाहूंगा। अरे चलिए तो आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का तीसरा भाग, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का बच्चों क्या है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 7 तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो हमारे डेली लाइफ में या किसी न किसी रूप से हमारे लिए उपयोगी है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन आता है, आपको कोई 4 तरंगें दी हुई होंगी, 7 में से कोई 4 या 3 दी हुई होंगी, और बोलेगा कि आवृत्ति के क्रम में, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इन्हें जचाएं, अवरोही क्रम में जचाएं, या जो पीछे वाला क्रम होता है आवृत्ति के घटते हुए क्रम में इन्हें क्या करें, दर्शाइए, ऐसा कुछ। या फिर तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें दर्शाइए, तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में इन्हें दर्शाइए, ऐसा वो आपको बोलेगा। फिर इनके बारे में पर्टिकुलर कोई तरंग दी हुई होगी, तरंग का नाम बोल देगा और इस तरंग के कोई 2 उपयोग लिखिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक उपयोग लिखा हुआ होगा और बोलेगा कि ये उपयोग के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। जैसे राडार कम्युनिकेशन में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, या माइक्रोवेव ओवन में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, रिमोट के अंदर कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। ये इस तरीके के सवाल सामान्य रूप से देखने को हमें मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत रटने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है तो वो तो रटना ही पड़ेगा भैया। हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत मेथड बता दूंगा कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बहुत रटने वाला पार्ट आ जाता है कि हाँ, जहाँ ये चीज़ ऐसे ही होगी तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट है नहीं। अब तरंग दैर्घ्य का वो क्या कहते हैं, परास है, तो तरंग दैर्घ्य की परास तो वैसे की वैसे लिखनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि तरंग दैर्घ्य के परास में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं कि सीबीएसई में वो तरंग दैर्घ्य परास कुछ और दे रखी है, राजस्थान बोर्ड में कुछ और दे रखी है, मतलब एनसीईआरटी की किताब में कुछ और है, आरबीएसई की किताब में कुछ और है। 10 की घात में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप संख्या आगे की पढ़ते हैं ना, तो दोनों की थोड़ी बहुत क्या है, अलग अलग है। तो तरंग दैर्घ्य परास में ये ध्यान में रखें कि 10 की घात सही चलनी चाहिए, उससे हमारा काम बैठ जाता है। चलिए आज काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या है, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम। तो मैं ऊपर लिखूंगा नहीं, लेकिन टॉपिक क्या है अपना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। ठीक, अब ये तरंगे कौन कौन सी, तो समझिए आपको काम इसी तरीके से करना है जैसा मैं बना रहा हूं। एक चार्ट मैं बना रहा हूं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे बच्चों। उधर ज्यादा जगह दे देना मैंने। तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस तरफ तरंगदैर्घ्य परास, वेवलेंथ, वेवलेंथ रेंज। फिर इस तरफ स्रोत, सोर्स जहां से वो उत्पन्न हुई है, जिसे हम उत्पादन भी बोलते हैं कि इसका उत्पादन कहां से हो रहा है। और फिर यहां पर हम अंततः देखेंगे उपयोग। उपयोग में आपको सबसे एंड में बताऊंगा, सबसे पहले अपन इन 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। यूजेस हम बाद में देख लेंगे, यूजेस 1 2 3 आप लिख सकते हैं, जितने आपको याद रह पाए। सबसे पहले वाली तरह देखो, जी एक्स पर देखो, आई एम रेडी वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, तो जी, जी का मतलब है गामा। ठीक है, फिर गामा के बाद में आएगा क्या बच्चों, जी एक्स, एक्स रे।
फिर जी एक्स पर मतलब पराबैंगनी, फिर पर देखो दृश्य, आई मतलब माइक्रो, सॉरी आई मतलब इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त। फिर आई, देखिए जेक्स पे देखो आई एम, एम मतलब माइक्रो, और लास्ट वाला है रेडी, रेडियो। ठीक है, तरंग, परावैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, इंग्लिश में गामा को तो गामा रेज ही बोलेंगे। ये एक्सरे है, ये पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। दृश्य को बोलते हैं विजिबल, विजिबल लाइट या दृश्य तरंगे। अवरक्त इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आई आर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई आर बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज। माइक्रो, सॉरी रेज नहीं, वेव्स लिख लीजिए, तरंग की बात कर रहे हैं, वेव लिख लो। माइक्रोवेव्स, और ये तो रेडियो हो गई, रेडियो वेव्स। उम्मीद करता हूं ये दिख जाएगा आपको। ऑलराइट, अब यहां पर हम बात करते हैं कि इन्हें मतलब इनकी सबसे पहले जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी। कहने का मतलब है कि इनकी खोज किसने की थी। अब इसको याद रखने के लिए मैंने मेरी तरफ से जो पैटर्न बनाया है बच्चों, वो कुछ ऐसा है। एक बार के लिए बाउंड्री लाइन अप कर लेते हैं तो शायद थोड़ा सा काम बैठ जाए अपना, है ना। इसको बढ़ा दो। और अपन देख लेंगे उपयोग में जितनी जगह अपन को चाहिए उस हिसाब से अपन सेटल डाउन कर लेंगे। तो याद रखने का तरीका, मैंने इनके वैज्ञानिकों को याद रखने का तरीका जो मैंने सोचा या फिर जिस तरीके से मैंने कभी याद किया था बच्चों, वो था हिंदू सभ्यता में 3 महादेवों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें मूल माना जाता है देवों के देव उन सबसे। तो पहले हैं ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए बताया। दूसरा फिर विष्णु भगवान हैं जो कि संरक्षण कर रहे हैं। तीसरे हैं महाकाल, शिव जी भगवान हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से मैंने इनको जचा लिया, मेरे को याद रखने में आसानी हुई। देखिए ये पहला तो है ब्रह्मा के लिए, ठीक है, और ये 1 2 3 विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान का नाम आपने कभी राधे, राधे, अरे कृष्ण जी थे ना, राधे और नारायण, ठीक है। और ये तीनों हैं महादेव के लिए। महादेव के लिए हम बोलते हैं हर हर महादेव, ऐसा बोलते हैं, ठीक। यहां से आप वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हैं। पहला गामा रेज, आप सभी को पता है वैसे गामा रेज के लिए कौन थे। देखो गामा रेज आपने कहां पढ़ी, आंसर है जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे वहां पे गामा रेज आ रही थी। अल्फा बीटा गामा आ रही थी, नहीं आ रही थी, ठीक। अल्फा और बीटा के खोजकर्ता तो रदरफोर्ड है,
बीटा के खोजकर्ता जो है वो वास्तविकता के अंदर देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बैकरल ने की थी, और उसके बाद में उसमें और सहयोग किसने किया था, क्यूरी ने। तो मोस्टली किताबों के अंदर गामा रेस का जो आविष्कारक है या फिर खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोजा, ठीक है, आविष्कार तो क्या किया था, खोजा ही है। तो गामा रेस को खोजने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों बैकेरल, ब्रह्मा से याद रख सकते हो क्या, बैकेरल। कौन से वैज्ञानिक है, बैकेरल। कुछ किताबों में बैकेरल और क्यूरी भी दे रखा है। फिर एक्स रेस, एक्स रेस को याद रखोगे राधे से रोजन, या फिर राजन पटाखे आते हैं हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो रोजन वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने एक्स रेस की क्या की, खोज करी। फिर पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगों के लिए दूसरा आर से नाम हमें देखना है, वो है रीटर, रीटर, ठीक है, रीटर वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने खोजा था। दृश्य, दृश्य किरणों के बारे में सर्वाधिक ज्ञान जो शुरुआत में दिया गया वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों, न्यूटन। तो नारायण से याद रखोगे न्यूटन को, वैसे उन्होंने नारायण का एक किरदार निभाया है भौतिक में। हाँ, अवरक्त में हर्षल, ठीक है, हर्षल। माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगों को खोज की थी हर्ट्ज ने। कौन से वैज्ञानिक हैं, हर्ट्ज। और लास्ट महादेव मार्कोनी, रेडियो तरंगों की खोज किसने की है, मार्कोनी ने की है। ये शायद मार्कोनी दिख जाएगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे आप। तो गामा की बैकेरल ने, एक्सरे की रोजन ने, पराबैंगनी की रीटर ने, दृश्य की न्यूटन ने, अवरक्त की हर्षल ने, माइक्रो की हर्ट्ज ने और रेडियो की मार्कोनी ने। ब्रह्मा, राधे राधे नारायण और हर हर महादेव, ठीक है, तीनों देवताओं के नाम और हमारे वैज्ञानिकों के नाम हो गए हैं। अब तरंगदैर्घ्य परास देखिए कि कौन सी तरंगदैर्घ्य से कौन सी। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि गामा का कुछ भाग एक्सरे में मिक्स होता है, एक्सरे का कुछ भाग पराबैंगनी में मिक्स होता है, ऐसा देखा जाता है। इसी तरीके से लास्ट में अगर आप देखोगे तो माइक्रो और रेडियो जो है वो थोड़े बहुत एक दूसरे में क्या रहते हैं, मिक्स चले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये निश्चित लाइन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गामा ही काम करेगी, फिर इससे लेकर इस तक एक्सरे काम करेगी, नहीं। ऐसे कई जगह है कि जहां पर ये दोनों किरणों की दोनों में परास देखी जाती है कि उतनी तरंगदैर्घ्य की गामा रे भी है, उतनी ही तरंगदैर्घ्य की एक्सरे भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो जब हम बोलते हैं तो ये ध्यान में रखो, ये जो क्रम है GX पर देखो I am ready, ये क्रम है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम है ये, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये परास आती है 0.0006 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितना 0.0006 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम। कह सकते हो कि ये तो हो गया 10 की घात -4 और ये हो गया 10 की घात -10, तो हम कह सकते हैं 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर। अरे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यही तो होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये तो याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक। और वैसे सामान तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन अगर पिछले पेपर को मैं देखूं तो उसके अंदर तरंगदैर्घ्य परास पूछ ली थी, तो फिर हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। फिर एक्स रेस, एक्स रेस जो है तो हम बोलते हैं कि गामा का कुछ भाग एक्सरे में मिक्स होता है। तो ये एक्सरे चालू कहां से होती है, ये होती है 0.001 एंगस्ट्रॉम से, कहां तक, 300 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं मोटा मोटा समझूं इस चीज को तो मैं बोल सकता हूं ये कितना, ये तो 10 की घात 3 हुआ और ये 10 की घात -10 हो गया 10 की घात -13 मीटर, ठीक। और 300 को एक बार के लिए 100 मान लीजिए, 100 गुणा 10 की घात -10 हो गया 10 की घात -8, ठीक। तो ये हो गया 3 गुणा 10 की घात -8 मीटर, ठीक। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं इसे। फिर पराबैंगनी, भैया पराबैंगनी को कैसे याद रखेंगे, तो हम बोलते हैं ये यहां से 300 एंगस्ट्रॉम से आगे की ओर चलो, तो 300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर 3890 एंगस्ट्रॉम, जैसा भी आप याद रखेंगे, वैसे ये ज्यादा सही रहेगा। कौन है,
पराबैंगनी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये 10 की घात -8 मीटर कोटि से यहां पर देखो 4 गुणा 10 की घात -7 लिख दूं क्या मीटर कोटि की। अब ये चीज यहां पर अगर आप रहने देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर ये थोड़ी याद रखिएगा, गामा के लिए मोस्टली जगह ये लिखा हुआ होता है। ठीक, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दृश्य दृश्य आप सभी को पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ये तो पता ही है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम कौन है भैया? दृश्य तरंगे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इससे आगे भी 8000 एंगस्ट्रॉम से हम बोलते हैं 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम। कितना बच्चों? 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम तक। फिर ये 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम से होता है 3 गुणा, कितना था? 3 गुणा 10 की घात 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अंतर देखिए यहाँ 10 की घात 9 पे से छूट, और अगले वाले में हम 3 गुणा 10 की घात 9 से जंप करेंगे 6 गुणा 10 की घात 12 एंगस्ट्रॉम तक। अब यहां पर भी ये कैसे दिया जाता है, देखिए कौन सी तरंगों की परास 0.1 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, ये पूछ ले कि कौन सी तरंगों की परास जो है वो 0.1 मीटर से अधिक होती है। आप इसको कन्वर्ट करो बच्चों, इसको तो आप देखोगे कि ये 3 गुणा 10 की घात -9 है ना, 3 गुणा 10 की घात फिर प्लस का 9 और एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10, कितना हो गया? 3 गुणा 10 की घात -1, इसका मतलब 0.3 मीटर, 0.1 मीटर से ज्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा कि 0.1 मीटर से ज्यादा किसकी है? रेडियो तरंग दैर्घ्य की। रेडियो वेव्स जो है वो 0.1 मीटर से ज्यादा तरंग दैर्घ्य परास की होती हैं। सीपीएससी में तो ये लिखा हुआ है मोर देन 0.1 मीटर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, अदरवाइज में इसे ऐसा एंगस्ट्रॉम में याद करते हुए आ रहे हैं तो हम उसी में डाल देते हैं। ठीक है बात? अरे समझ में आया क्या देवताओं? तो ये चीज अब आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं तो ये बोलूंगा कि ये दृश्य प्रकाश याद रखो 4000 से 8000, और फिर इसके नीचे चलो क्या 8000 से 10 की घात 7, 10 की घात 7 से 10 की घात 9, और फिर 10 की घात 9 से 10 की घात 12। बस यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6 याद रख लीजिएगा। फिर ऊपर यहां से चलो तो 10 की घात -14 से 10 की घात -10, फिर 10 की घात -13 से 10 की घात -8, और फिर ये याद रख लो 300 से 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा अब स्रोत मतलब इन्हें उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो जो जो चीज हमें कॉमनली पता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, ये जो दृश्य प्रकाश है ये मूलतः हमें किससे प्राप्त होता है? आंसर है सूर्य। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसका जो मुख्य स्रोत है वो हमारे लिए क्या है बच्चों? सूर्य, सनलाइट। ठीक है, और किससे? तो हम बोलते हैं जो सामान्य बल्ब होते हैं ना, जैसे सोडियम बल्ब हो गया, इससे भी हमें क्या मिलता है? दृश्य प्रकाश मिलता है। या फिर जो सामान्य आपके बल्ब होते हैं घरों में, उनमें भी क्या होता है? दृश्य प्रकाश ही यूज किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं विद्युत बल्ब से भी हमें क्या मिलता है? दृश्य प्रकाश ही मिलता है। डन हो गया? चलिए, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें भी हमारे लिए मोस्टली कहां से आती हैं बच्चों? एक सिंपल सा नाम है सूर्य। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? पराबैंगनी किरणें प्राप्त होती है। ठीक, और आपको ये याद हो तो ये पराबैंगनी दृश्य और अवरक्त हमने इससे पहले अच्छे से पढ़ रखी है। कहा जब परमाणु पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा था तब इस तरीके की तरंगे जो है वो बता रहा था। ये तीनों, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आता है? निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण करता है परमाणुओं के कंपनों से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये और किससे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से।
ठीक है, दूसरा पता चल गया हमें ये किससे प्राप्त हुआ। और फिर हमें एक वर्ड और याद रखना है, विसर्जन नलिकाओं से, विद्युत विसर्जन नलिकाओं से। ठीक है, तो ये यूवी रेस के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विद्युत विसर्जन नलिकाओं से यूवी रेस मिलती है। तो कौन कौन सा सन एक याद रख सकते हो और एक परमाणु वाला तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये याद रख सको तो बहुत बढ़िया, विद्युत विसर्जन नलिकाएं याद रख सको तो बहुत बढ़िया। फिर एक्सरे एक बार ये छोड़ो, गामा के ऊपर आता है। गामा आपने पढ़ा है, कहां से मिला, तो हम बोलते हैं कि जब कोई एक रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन होता है तो फिर अल्फा बीटा और गामा किरणें उससे निकलती है। फाइनली गामा किरण तो निकलेगी ही निकलेगी अगर उसे स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होना है तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि गामा किरणें कहां से, तो हम बोलते हैं इनके लिए एक ही शोध है, रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन से। और ये विघटन वाली क्रिया जो होती है वो क्या होती है बच्चों, पूर्णतः स्वतः होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक्स-रेज। एक्स-रेज हमें किससे प्राप्त होती है, ये बात ध्यान में रखना। जब बहुत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का पुंज है ना किसी धातु सतह से क्या करता है, स्ट्राइक करता है, टकराता है, उस स्थिति में क्या उत्पन्न होती है, टकराने पर एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ध्यान में रखिएगा। इनका उद्गम कहां से हो रहा है, आंसर है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज के किसी भारी धातु लक्ष्य से टकराने पर कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं बच्चों, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। चलिए अब नीचे आ जाओ अवरक्त के ऊपर। अवरक्त कहां से मिलती है, तो हम बोलते हैं हीटिंग बॉडीज जो होती हैं, गर्म जो वस्तुएं होती हैं, गर्म वस्तुओं से निकलने वाली किरणें कौन सी होती है बच्चों, अवरक्त होती है, रक्त तप्त लाल होती है। तो ये बात ध्यान रखिए, गर्म वस्तुओं से या फिर परमाणु और अणुओं के क्या कंपन से। ठीक है, तो हम लिखेंगे गर्म वस्तुओं से अवरक्त किरणें मिलती है। ठीक है, या फिर परमाणुओं और अणुओं के कंपन से। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं माइक्रो और रेडियो के ऊपर। ये जो माइक्रोवेव्स है ना बच्चों, ये युक्तियां हैं, जैसे एक क्लिस्ट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया, या फिर स्पूलिंग हो गया, है ना। इनसे हमें क्या मिलती है, माइक्रोवेव्स मिलती है। माइक्रोवेव्स अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो एक चैप्टर नहीं, एक पूरा का पूरा 5th सेमेस्टर के अंदर एक पूरी बुक चलती है माइक्रोवेव्स नाम से। वहां पर आप क्लिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे भी, एक प्रैक्टिकल है पूरा क्लिस्ट्रॉन का। और टीचर आपको क्लिस्ट्रॉन को हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि उसके अंदर सोने की चीजों का उपयोग किया जाता है। अंदर की जो कोटिंग होती है वो सोने की की जाती है, तो खराब नहीं करते, इसलिए आदमी को टच ही नहीं करने का अंदर। हाँ भाई, तो ये किससे, मैग्नेट्रॉन से, या फिर क्लिस्ट्रॉन से। ठीक, हम स्पूलिंग प्रोसेस से भी कह सकते हैं। स्पूलिंग क्यों, क्योंकि जब हर्ट्ज ने, देखो आपको याद हो तो हर्ट्ज ने है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में उसने स्पूलिंग की थी। स्पूलिंग मतलब दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास में रख दिए थे और दोनों इलेक्ट्रोडों से क्या निकल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब उनके ऊपर आई तो उनसे स्पूलिंग, विद्युत विसर्जन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसे हम बोलते हैं स्पूलिंग विसर्जन बोलते हैं, स्पूलिंग विसर्जन बोलते हैं। ठीक, हालांकि ये प्रयोग इतना हमारे लिए हम इसको इतना याद रखते नहीं, क्योंकि इतना कोई काम आता भी नहीं है। चलिए फिर लास्ट वाला है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कैसे बनती हैं, तो जब कोई चालक तार होता है ना बच्चों, उस चालक तार में यदि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आवेश जो होते हैं, वो अगर तीव्र गति से मूव करते हैं, त्वरित गति करते हैं, तो फिर कौन सी तरंगे बनती है, रेडियो तरंगे। किसी चालक तार में आवेशों के त्वरित गति से किसका उत्पन्न होती है, कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, रेडियो तरंगे। ध्यान में रखिएगा।
चालक तार में आवेशों की कौन सी गति से? त्वरित गति से। ठीक है, हाँ भाई, तो ये हो गया स्रोत तक का काम। तो तरंग दैर्घ्य मैंने समझा दिया आपको। स्रोत कहां से देखोगे तो हम बोलते हैं दृश्य से देखेंगे। दृश्य के लिए सबसे पहले सूर्य, फिर सोडियम बल्ब या फिर विद्युत बल्ब हो जाएगा। पराबैंगनी के लिए भी कौन है? मोस्टली तो सूर्य ही है। फिर उसके बाद में हम बोल देते हैं कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तब, या फिर विद्युत विसर्जन नलिकाओं से। फिर इसके ऊपर गामा के ऊपर आगे जो हमें तीन चीजें मोस्टली याद रहती है। ठीक, गामा कहां से? तो हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव नाभिकों के विखंडन से। फिर विखंडन अवरक्त के ऊपर आते हैं। अवरक्त के लिए हमें पता है कि कोई वस्तु अगर बहुत गर्म होती है तो बहुत गर्म वस्तुओं से क्या मिलती है? अवरक्त किरणें। एक्स के ऊपर आए, देखो मैं उल्टा आगे पीछे करके समझा रहा हूँ, क्योंकि जो जो चीज हमारे लिए दिमाग में जल्दी आती जाती है, जो चीज हमने कभी पढ़ रखी है उसी से तो निकालेंगे। एक्सरे के लिए आपने पढ़ा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पुंज जो है किससे टकराए? धातु सतह से टकराए तो फिर कौन सी किरणें? एक्स किरणों का उत्पादन होता है। फिर माइक्रो तरंगे आपने कभी नहीं पढ़ी, ना माइक्रो ना रेडियो, तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन याद रख लीजिएगा इसके लिए, और चालक तार में आवेशों की त्वरित गति से कौन सी? रेडियो तरंगे। ठीक, इसके लिए आप क्या याद रखोगे? तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, और उल्टा चलेंगे तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है? गामा की। सबसे कम ऊर्जा अगर देखी जाए तो किसकी है? रेडियो की। ये ध्यान रखना, ये तरंग दैर्घ्य का कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है, और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, आप सभी को वैसे ही पता होना चाहिए गामा रेज की भेदन क्षमता क्या थी? बहुत ज्यादा थी। हमने पढ़ा है इस चीज को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको याद हो जाएगी आसानी से। एक बार के लिए उतारो, मैं वीडियो भी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको एक एक करके इनके उपयोग बताता हूँ कि उपयोग क्या है। जल्दी से उतारे। ओके, उपयोग कट रहा है, तो अगर इसको पीछे कर लिया जाए। हाँ भाई, आ गया, दिखता है ना? अब आ गया है, अब सारा आ गया। हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा। वो स्रोत के ऊपर लाइट थोड़ी सी आ रही है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों। आगे चलें उपयोग में। आ, चलो, तो मेरे को ये शायद बाउंड्री हटानी पड़े। कोई नहीं, देख लेते हैं, आ जाता है तो ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उपयोग किसका? गामा किरणों का। तो ये समझिए, अगर आवृत्ति ज्यादा है बच्चों, एनर्जी ज्यादा है, भेदन क्षमता ज्यादा है, तो हम बोलते हैं ऐसी किरणों का उपयोग मोस्टली किसी चीज को संरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए किया जाता है। गामा रेज बच्चों वास्तविकता में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। आपने पढ़ा होगा कैंसर रोग के निवारण के लिए सामान्यतः गामा रेज का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव किरणों का उपयोग किया जाता है ना, आयोडीन और कोबाल्ट के रेडियो एक्टिव समस्थानिकों से निकलने वाली किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हम बोलते हैं त्वचा रोग के निवारण के लिए या कैंसर रोग के निवारण के लिए भी किया जाता है। तो जो कैंसर है, कैंसर रोग के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? गामा रेज का। ये बहुत अच्छा उपयोग है बच्चों। कैंसर रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का। दूसरा, ये वाला जो उपयोग है सामान्यतः बुक में नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं क्या भाई? ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है ना, एसएससी, सीजीएल, इन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए या फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखो इस चीज को समझो। देखिए, सरकार क्या करती है? किसानों से गेहूं अनाज ही परचेज करती है। आप सभी को पता है, मंडी में जाकर के बेच करके आ जाते हैं। आजकल तो खैर बिल दूसरा आ गया, कृषि कानून, वो बात की बात है। लेकिन क्या करती है? किसानों से वो क्या करती है? खाद्य पदार्थ को, क्या गेहूं, इनको, बाजरा को क्या लेती है? परचेज कर लेती है। परचेज करके इतने सारे गेहूं बाजरे को रखेगी, तो कोई ना कोई क्या होगा, उसके पास में भंडार गृह होगा, है ना? तो अनाज मंडी के पास में क्या होता है? अनाज भंडारण गृह होता है, जहां पर वो सारे के सारे अनाज को क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। अब इतना सारा अनाज, उसे उनको क्या करना है? बचाए रखना है। किससे? अन्य जीवाणुओं से।
ठीक है, ताकि जीवाणु उस अनाज को क्या नहीं करते, खराब नहीं करते। तो क्या करते हैं, उस पूरे भंडारण गृह के अंदर यूवी लाइट, और सॉरी यूवी नहीं, गामा रेज का वो एक पैटर्न लगा देते हैं। ठीक है, तो यूवी क्या कहते हैं, गामा रेज जब गुजरती है उस अनाज से बच्चों, तो अनाज में अगर कोई कीड़ा वीड़ा भी लगा हुआ होगा ना, तो वो मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो कीड़े लगने से बचाने के लिए, अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, गामा रेज का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम बोलते हैं खाद्य सामग्री को, खाद्य सामग्री को अधिक समय तक सुरक्षित करने में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, गामा रेज का उपयोग किया जाता है। और लास्ट ये बहुत सिंपल है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी, नाभिकीय अभिक्रिया में किसका उपयोग करेंगे, गामा रेज का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ये सिंपल सा है, ठीक। एक्स रेज, एक्स रेज की भी बच्चों क्या होती है, तरंग दैर्घ्य कम है, आवृत्ति बहुत ज्यादा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। वैसे भी आप सभी को पता है कि जब भी हड्डी वड्डी टूट जाती है, हड्डी में फ्रैक्चर वैक्चर देखना होता है, तो हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर बोलता है पहले एक्सरे करवाओ, उसके बाद में देखते हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हड्डी कहाँ से टूटी है, कहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, उसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, पहला। ठीक, दूसरा, एक्स किरणों का उपयोग बच्चों कई जगह कैंसर और त्वचा रोग के उपचार में भी किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए, दो मुख्य उपयोग हैं किसके, एक्स के। फिर क्रिस्टलीय संरचना को समझने में भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, एक्स किरणों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, भगवान करेंगे दिखे आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, कैंसर और कैंसर नहीं तो त्वचा रोग तो लिख ही दीजिएगा, कैंसर तथा त्वचा रोग उपचार में, ठीक है। दूसरा, टूटी हुई हड्डी की जगह पता लगाने में। और तीसरा, क्रिस्टल संरचना, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, क्रिस्टल संरचना अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अब पराबैंगनी किरणें, देखिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो है वो इंटरेस्टिंग है। आप सभी के घरों में, सभी के घरों में तो नहीं बोल सकता, लेकिन 40% लोगों के घरों के अंदर बच्चों क्या लगा हुआ है आज के टाइम पे, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। पानी को साफ करने के लिए एक डब्बा सा लगा हुआ है हमारी रसोई के अंदर, ठीक है। मेरे घर में तो नहीं लगा हुआ, अभी भी नल का पानी आ रहा है। तो अब वो क्या करता है, तो आंसर है भाई, पानी के अंदर आजकल तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जीवाणु मिक्स होता है, तो उसको नष्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर, जो पानी को क्या कर दे, शोधित कर दे, पानी को क्या कर दे, साफ कर दे, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है, तो आपने अगर उसे तरीके से पढ़ा है तो हम बोलते हैं यूवी रे प्रोटेक्टेड, है ना। यूवी रे की सहायता से क्या करते हैं, वो यूवी रे उसमें गुजारते हैं, पानी से यूवी रेस को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। गुजारने के बाद में वो उस पानी के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसके प्रभाव से, यूवी रेस के प्रभाव से। यूवी रेस कौन सी है, पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है। तो उस पानी से जब हम किसको गुजारते हैं, पराबैंगनी किरणों को गुजारते हैं, तो पानी का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है। फिर उसके बाद में वो ट्रिपल फिल्टर, वो जितना भी फिल्टर आप करें वो उतना कर सकते हैं। फिर पराबैंगनी किरणों का एक सामान्य उपयोग हो रहा है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था मैंने, 13वें चैप्टर में लिखा रखा है। जब हमने वो प्रैक्टिकल किया था ना, एक पूरा मैंने कांच की नलिका बनाई थी, ठीक, आपको याद हो तो, क्वार्ट्ज नलिका या फिर कांच की नलिका, और उसमें जो रेज आ रही थी वहां पे मैंने लिखा था यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। क्यों, क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इनकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है, इसलिए जब ये किसी धातु सतह से टकराती हैं तो धातु सतह से क्या करवा देती हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा देती हैं,
ठीक है, तो इसलिए हम यूवी रेस का क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसका उपयोग किया जाता है, यूवी रेस का उपयोग किया जाता है। फिर जल के शोधन में भी किसका उपयोग किया जाता है, यूवी रेस का। एक ये जो सर्जिकल उपकरण होते हैं ना, सर्जिकल उपकरण कौन से बच्चों, डॉक्टर्स जो हैं वो काटने के लिए अलग अलग से नाइफ का यूज करते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में कि ऑटोप्सी कर रहे होंगे तो फिर ऐसा एक नाइफ आता है उससे काटते हैं। ठीक, कैंची भी अलग अलग तरीके की होती है। अब वो उपकरण लेट सपोज करो किसी इंसान को उन्होंने उससे काटा तो उसके ऊपर ब्लड भी लगेगा, उस इंसान में कोई जीवाणु होगा, कोई रोग होगा, तो वो भी सारी चीजें उनके लक्षण किस में आ जाएंगे, जिस कैंची से या फिर जिस पर्टिकुलर नाइफ से उन्होंने काटा था, ठीक, उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो वो नाइफ क्या हो गया, एक्चुअली के अंदर खराब हो गया। ठीक है, तो अब क्या करो, एक तो सिंपल सा पानी है, पानी में लो, रगड़ दो, साफ कर दो। ठीक, अब भैया डॉक्टर अगर ऐसा करने लगे ना तो कईयों के शरीर में है ना ऐसे वायरस घुसते चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसको गुजारते हैं किससे, यूवी रेज से। यूवी रेज जो है वो उनमें जितने भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यूवी रेज जो है वो उन सर्जिकल उपकरणों को क्या कर देती है, पूर्णतः साफ कर देती है, ये बात ध्यान में रखना। तो सर्जिकल उपकरणों की सफाई में भी किसका उपयोग किया जाता है, यूवी रेज का। चलो एक और कॉमन फैक्ट बताता हूँ, ये अगर किसी ने पैडमैन मूवी देखी है तो उसमें भी आपको पता होगा। पैडमैन मूवी में जब वो सैनिटरी पैड बना रहा था तो सैनिटरी पैड को सही करने के लिए कि सैनिटरी पैड में से सारे जीवाणु नष्ट हो जाएं, उसके लिए उसने उसे धूप में रख दिया था। अगर किसी ने मूवी अच्छे से देखी है तो ठीक, धूप धूप मतलब सनलाइट के सामने रखा। जब सनलाइट बहुत तेज आ रही होती है तो उसमें यूवी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन के अंदर वेदर आता है, वेदर के ऊपर क्लिक करो, नीचे जाओगे तो आपको लिखा हुआ आता है यूवी रे अमाउंट, बहुत ज्यादा बहुत कम लिखा हुआ आता है, हाई यूवी रे अमाउंट, लो यूवी रे अमाउंट लिखा हुआ आता है। ठीक, अगर यूवी रेस हालांकि हमारी त्वचा के लिए खराब होती है, ये बात तो ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा के लिए इतनी सही नहीं होती हैं। ठीक, और इन पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए कौन है, ओजोन परत है हमारे लिए। चलिए वो मोस्टली तो रोक लेती है, लेकिन कुछ अमाउंट में तो आती ही है। ठीक है, क्योंकि ओजोन परत तो उतनी अच्छी रही नहीं। ठीक, कोरोना के कारण अच्छी हो गई तो बात अलग है, क्योंकि प्रदूषण बहुत कम हुआ इस बीच में। तो कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का वो जो छेद था ना, छेद का मतलब वो पतली हो गई थी। ठीक, वो अब वापस से रिकवर हो रही है। तो कुल मिलाकर के सनलाइट से जो यूवी रेज आ रही थी उसने उस सैनिटरी पैड के जीवाणुओं को क्या किया, नष्ट किया था। ठीक है, शुरुआती तौर पर तो हमने क्या क्या पढ़ा पराबैंगनी किरणों के लिए, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जल शोधन के अंदर। ठीक, तो इसका पहला उपयोग क्या है, जल शोधन में। दूसरा उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तीसरा सर्जिकल उपकरणों की सफाई में। और फिर आप चौथा क्या लिख सकते हैं, सैनिटरी पैड को जीवाणु रहित करने में। और अगर आप वो नहीं लिखो तो एक बहुत अच्छी चीज है, ये मोस्टली पूछा भी जाता है कि फिंगरप्रिंट रीडर के रूप में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। हमारे फिंगरप्रिंट की जो इंप्रेशन इनमें लाइन होती है, इनको रीड करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट लिख रहा हूं मैं, PRINT है, नहीं तो हिंदी में लिख लीजिएगा। फिंगरप्रिंट रीडिंग में या फिंगरप्रिंट को पढ़ने में किसका उपयोग किया जाता है, यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, दृश्य प्रकाश का उपयोग, भाई सामान्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जिसके अंदर 7 रंग हैं, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं, बेनी, आहर, पीला, लाल। ठीक है, तो ये किसके लिए, तो बोलते हैं चीजों को देखने के लिए, है ना, आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश का। तो इसका एक ही उपयोग है, आसपास की वस्तुओं को
देखने में। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, अवरक्त किरणें। इसका कल मैं एक उदाहरण समझा के गया था आपको, आपको पता हो आईआर ब्लास्टर आता है आजकल, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, आईआर ब्लास्टर को छोड़िए। आपने कभी कोई कैमरा परचेज किया हो, डिजिटल कैमरा जो आते हैं उसके ऊपर आता है रेड आई प्रोटेक्शन लिखा हुआ आता है, रेड आई। ठीक, वो रेड आई क्या है, तो हम बोलते हैं जो लोग नाइट में फोटोग्राफी करते हैं उनकी नाइट की फोटोग्राफी अगर वो सामान्य लेंस से करेंगे तो उतनी अच्छी नहीं आती। आपको वैसे भी पता है, आप अपने फोन से नाइट में कैमरा से फोटो खींचो और एक दिन की लाइट में फोटो खींचो, दोनों में बहुत अंतर होगा। दिन वाली लाइट जो होती है उसमें फोटो बहुत क्लियर आती है, बहुत अच्छी आती है, जबकि नाइट के अंदर इतनी अच्छी नहीं आती, फोटोग्राफी इफेक्ट कर जाती है नाइट में। तो नाइट में फोटोग्राफी अच्छी हो इसके लिए कैमराज में आजकल एक आईआर रेड आई प्रोटेक्शन भी आता है। उसके अंदर कौन सी चीज का, कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं वो बच्चों, अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, जो रात्रि में जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक मैं आपको उपयोग बताया था रिमोट का, हमारे टीवी के अंदर जो टीवी को चलाते हैं रिमोट से बटन दबा करके चैनल चेंज कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, ठीक, वो क्या है, उसमें भी आईआर रेज का ही उपयोग किया जाता है। तो हम बोलते हैं कि रिमोट में भी किसका उपयोग किया जाता है, आईआर रेज का उपयोग किया जाता है। एक आईआर रेज का सामान्य उपयोग ऐसा भी आप देख सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव के अंदर भी इनका अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। बच्चों हरित गृह प्रभाव आपने कोई 5 छठी के अंदर पढ़ा होगा, ऊष्मा को बनाए रखता है। हरित प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो पौधों, कई जगह क्या होता है, पौधों को एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो टेम्परेचर अगर रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो वहां पर हम फिर इन किरणों की सहायता से हरित गृह प्रभाव को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, रात्रि में फोटोग्राफी में, रात्रि में फोटोग्राफी। दूसरा रिमोट में, ये तो पूछा गया सवाल है रिमोट वाला, तो कि रिमोट के अंदर कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन की या किसी के भी रिमोट में, ठीक है। और अवरक्त का हरित गृह प्रभाव में, पौधों को निश्चित ऊष्मा देने में, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, माइक्रो रेडियो, इनके उपयोग ऑलमोस्ट इक्वल ही है। माइक्रोवेव का एक उपयोग, तो जो माइक्रोवेव ओवन आता है ना उसमें किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। माइक्रो तरंगें क्या करती हैं बच्चों, क्योंकि जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जो सामग्री रखते हैं, फूड सामग्री रखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत जल के अणु होते हैं, ठीक। जल के अणुओं की खुद के दोलन की क्या होती है, एक आवृत्ति होती है। और फिर माइक्रो तरंगे जैसे ही उस खाद्य पदार्थ से गुजरते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के जल के अणुओं से गुजरेंगे। अब समझिए, जब माइक्रो तरंगों की आवृत्ति उन जल के तरंगों की आवृत्ति के बराबर, मतलब उनके दोलन की आवृत्ति या कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। जब दो आवृत्ति समान हो जाती है तो क्या हो जाता है, अनुनाद की अवस्था पैदा होती है। और उस अनुनाद की अवस्था के कारण वो जल्दी से जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और भाप बन करके उड़ जाता है। इस कारण वो जो फूड उसके अंदर रखा हुआ है वो क्या हो जाता है, पक जाता है, सिक जाता है जल्दी से, ठीक। तो हम बोलते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो तरंगों का। आपने ये भी पढ़ा हुआ कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी भी मेटल की वस्तुएं नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि जब माइक्रोवेव तरंगें उनसे गुजरती हैं, मेटल की उससे प्लेट से गुजरती हैं, तो उसको क्या कर देती हैं, आवेशित कर देंगे भैया। क्यों आवेशित करेंगे भाई, इतनी जो तरंगें अगर उनसे गुजरेगी, मेटल से टकराएंगी, तो टकराने से क्या होगा भैया, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते थे, अगर उस मेटल से अगर टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या हुआ, वो मेटल आवेशित हो गया, उसके आसपास में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता था, अंदर ब्लास्ट कर देगा, फोड़ देगा उसको, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा।
तो इसका पहला उपयोग क्या है, माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों की सिकाई में, ठीक है। और दूसरा किसमें, राडार व दूर संचार प्रणाली में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, कुल मिलाकर के संचार प्रणाली में हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोवेव का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, ठीक, वो मोस्टली किसमें होता है, माइक्रोवेव में होता है। फिर लास्ट है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों के लिए ये ऊपर राडार एवं दूर संचार ऐसा का ऐसा लिख लो, दूर संचार में, ठीक है। दूसरा रेडियो संचार में आपका जो एफएम चलता है ना बच्चों, वो कौन सी आवृत्ति पे चलता है, इन रेडियो तरंगों के ऊपर ही काम करता है भैया, है ना। वो आप वो पढ़ते हो ना, क्या रेडियो मिर्ची है, कौन सा 93.5 रेडियो मिर्ची है, 95.0 क्या वो एफएम तड़का, ठीक। ये क्या है, ये आवृत्ति है। जब वो बोलता है ना ट्यून कीजिए 93.5 एफएम पर, इसका मतलब वो बोल रहा है कि इस आवृत्ति के ऊपर सेट करो, इस आवृत्ति पे मेरा एक चैनल चल रहा है जो रेडियो मिर्ची है, ठीक। जब वो बोलता है 95.0 रेडियो तड़का, ठीक है, एफएम तड़का, वो क्या है, वो बोल रहा है कि इतने मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के ऊपर सेट करो। ये आवृत्ति बोल रहा होता है, वो क्या बोल रहा होता है वास्तविकता में, आवृत्ति बोल रहा था, 93.5 आवृत्ति बोल रहा है, बस उसके आगे मेगाहर्ट्ज लगाना है उसे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम रेडियो संचार की बात करते हैं, ये रेडियो संचार किससे किसके बीच में होता है, आंसर है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ये पूछा जाता है कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आवृत्ति परास लिखिए, ये पूछा जाता है, और कोई आवृत्ति परास नहीं पूछता, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आवृत्ति परास पूछता है। क्या है भैया, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए भी पूछ सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए, टीवी संचार, और टीवी संचार के लिए जो आवृत्ति है वो है 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज, ये टेलीविजन के लिए है, 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज। फिर एक खैर अब तो कोई यूज नहीं करता, एएम, ये तो हो गया एफएम के लिए। ये आवृत्ति किसके लिए था, एफएम के लिए, ध्यान रखिए 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज जो है वो एफएम जो हम चलाते हैं उसके लिए था। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब आवृत्ति मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो आवृत्ति मॉड्यूलन के लिए या एफएम के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। एक अगर आपने पुराने वाले एफएम देखे हैं, आजकल के एफएम में भी आता तो होगा ही, ठीक, वहां पर आवृत्ति अगर आप देखोगे एएम भी आता है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, मतलब आयाम मॉडल हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो एएम की भी रेंज आती है, ये भी कभी बीबीसी चला करते थे उस टाइम के अंदर, तब एएम का उपयोग किया जाता था। इसकी परास क्या है तो हम बोलते हैं 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 या 1.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक। ये कुछ ऐसा लिखा जाता है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1720 या 1700 किलोहर्ट्ज, ठीक है, KHZ लिखा है बच्चों। तो AM वैसे पूछेगा नहीं, AM के लिए नॉर्मली यूज होता भी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए 0.5 मेगाहर्ट्ज से 1.7 मेगाहर्ट्ज या 1.5 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या होता है, AM यूज किया जाता है। चलिए मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो आप देखेंगे कि आवृत्ति जब ज्यादा होती है तो उसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा किया गया है, कीटाणुओं को नाश करने में ज्यादा किया गया है, रोगों के उपचार को के लिए किया गया है। जब आवृत्ति कम है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसका उपयोग किसमें किया गया है, आंसर है उसका उपयोग हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कर देते हैं, ठीक। तो आप ये समझें कि बीच वाली को छोड़ दो, ये तो देखने के लिए है, नीचे वाली 3 कम्युनिकेशन के लिए होगी और ऊपर वाली 3 जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हो गई। तो जब हम गामा पढ़ते हैं तो हमने बोला कौन सा, कैंसर रोग का निवारण, खाद्य पदार्थ के अंदर जो जीवाणु है उनको नष्ट करने के लिए, अधिक समय तक क्या संरक्षित रखने के लिए गामा का, और एक गामा का नाभिकीय अभिक्रिया तो था ही, ठीक।
फिर जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हड्डी के अंदर जो टूट फूट हो जाती है, जहां से हड्डी क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, वो जगह पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक्स किरणों का। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो त्वचा रोग है उसके निवारण के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। इवन कई जगह कैंसर रोग के निवारण के लिए भी किसका उपयोग कर सकते हैं? हम एक्स किरणों का उपयोग कर सकते हैं। क्रिस्टलीय संरचना को अध्ययन में भी एक्स रे का उपयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है क्रिस्टलीय संरचना वाला और ये हड्डी वाला कि हड्डी में टूट फूट को देखने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। या फिर क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? तो फिक्स है, ये फिक्स है कि एक्स का ही उपयोग करेंगे। अगर कैंसर रोग के निवारण के लिए पूछे तो आपको फिर गामा ही लिखना है, क्योंकि मोस्टली गामा का ही उपयोग किया जाता है। फिर आगे पराबैंगनी का। पराबैंगनी के लिए मोस्टली पूछा जाता है कि जल के शोधन के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? आंसर है पराबैंगनी किरणों का। सर्जिकल उपकरणों को सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है पराबैंगनी किरणों का। फिंगरप्रिंट रीडिंग के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव तो है, ये कॉमन सेंस से निकल जाएंगे। फिंगरप्रिंट रीडिंग ध्यान में रखिएगा, पराबैंगनी ही है ना। ये स्पेसिफिक हो गया कि फिंगरप्रिंट के लिए हम पराबैंगनी का ही उपयोग करेंगे, जल के शोधन के लिए हम पराबैंगनी का ही उपयोग करेंगे। तो वो दो तो इंपॉर्टेंट हो गए। विजिबल का तो चीजों को देखने के लिए। इसका आइया इंफ्रारेड वाले का। अवरक्त का क्या? रिमोट में सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है? आईआर का उपयोग किया जाता है। हीटिंग बॉडीज से बनती है, ये बात ध्यान में रखें, है ना। गर्म वस्तुओं से उत्सर्जित किरणें कौन सी होती है? आईआर होती है। तो जब हम बोलते हैं कि रात्रि के अंदर अगर हमें अच्छी फोटोग्राफी करनी है तो फिर हमें कौन सी तरंगों का उपयोग करना पड़ेगा? आईआर किरणों का उपयोग करना पड़ेगा। तो रात्रि फोटोग्राफी के अंदर आईआर का उपयोग किया जाता है, रिमोट में आईआर का उपयोग किया जाता है। चलिए माइक्रोवेव के अंदर, तो माइक्रोवेव का माइक्रोवेव ओवन में और राडार और दूरसंचार के अंदर। ऐसा क्या ऐसा इधर रेडियो का भी उपयोग राडार और दूरसंचार में, रेडियो कम्युनिकेशन में, टेलीविजन कम्युनिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है भैया? इनका रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आसानी से याद हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने हर एक उपयोग को आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से काम किया जाता है। एक सवाल जरूर आता है कि माइक्रोवेव ओवन में धातु की वस्तुओं का उपयोग क्यों नहीं करते? मैंने आपको समझाया है, जिन जिन को समझ में आया, फिर जो भी छोटी सी लाइन उसको पकड़ पाए वो एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेगा, देखता हूँ कौन से बच्चे लिख पा रहे हैं। अदरवाइज फिर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। लेकिन वो ध्यान में रखिएगा, मैंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, देखिए कौन से बच्चों ने उसे पकड़ा है, वो देखते हैं। समझ में आया? चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही है। वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना फैला दो प्लीज इसे, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।